हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नवंबर 2024 की विजन आइज की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी तक हमने इसके 4 मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और तीसरा आपका अर्थव्यवस्था और चौथा सुरक्षा के टॉपिक को कंप्लीट किया। आज का हमारा टॉपिक आता है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में जो मेजर टॉपिक होंगे उनको एक डिटेल एनालिसिस के तौर पर पढ़ेंगे। इसमें पहले नंबर पर हमारा जो टॉपिक आता है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक यानी टॉपिक तो हमारा एनवायरनमेंट है, लेकिन इसके अंतर्गत सब टॉपिक कौन-कौन से हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर डिटेल में इनको जानेंगे। यूएनएफसीसी में पक्षकारों में 29वां सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉप 29 में शुरू की गई प्रमुख पहलें, घोषणा पत्र, कॉप 29 और भारत के बारे में, कार्बन ट्रेडिंग और बाजार, जलवायु विद, जस्ट ट्रांजेक्शन और आपका यूएनसीबीडी का कॉप 16, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के बारे में, प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक संगठन गठबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली, प्राकृतिक खेती के बारे में, हिम नदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के बारे में, कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं जैसे कि ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के बारे में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में एनिमेशन गैप रिपोर्ट 2024 की जारी की गई है, प्रोडक्टिव प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024, एनआई ऑन मीथेन, इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट के बारे में, विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2024 के बारे में, CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र, ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम के बारे में, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, कोरल टाइगन के बारे में और आपका सुनामी रेडी गांव, डिप्रेशन एस लाडा इन नेबल्स एल्टोस या डाना के बारे में, बम साइक्लोन के बारे में और करीबा झील के बारे में। तो ये हमारे सभी सब टॉपिक है, तो एक एक टॉपिक की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। यूएनएफसीसी के पक्षकारों में 29वां सम्मेलन हुआ है, यानी कि यूएनएफसीसी कॉप 29 का। कॉप 29 की जो पहली बैठक है वो आपकी जर्मनी में आयोजित होती है। कहाँ पर? बर्लिन में 1995 में। यूएनएफसी का ये प्रेजेंट में 29वां सम्मेलन है, यानी कि 1995 में आपका पहला हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और अभी प्रेजेंट में 29वां कहाँ हुआ है? अजरबैजान में। अजरबैजान में ये सम्मेलन हुआ तो इस दौरान कई सारे समझौते किए गए। तो इन समझौते के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको यूएनएफसीसी के बारे में बताएंगे। कॉप क्या है उसके बारे में बताया जाएगा कि ये किस तरीके के सम्मेलन होते हैं जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होते हैं। प्रेजेंट में ये 29वां है, पहला आपका 1995 में हुआ था, पहला बर्लिन जर्मनी में हुआ, प्रेजेंट में अजरबैजान के बाकू में हुआ। बाकू जलवायु एकता समझौते के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण समझौते संपन्न हुए गए, उनके बारे में जानते हैं। यूएनएफसी के पक्षकारों के सम्मेलन के बारे में एक डिटेल एनालिसिस जान लेते हैं। उनको जानने के पहले यूएनएफसीसी के बारे में जानते हैं। यूएनएफसीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूएनएफसीसी आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वह बॉन जर्मनी में स्थित है और इसकी उत्पत्ति होती है 1992 में। और आपका ये सम्मेलन कब पहला आयोजित किया जाता है? 1995 में। 1992 में रियो डी जेनरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यूएनएफसीसीसी को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया था और 1994 में इसके पक्षकारों द्वारा इसे अपनाया गया। 3 रियो कन्वेंशन में से ये एक है, जिसमें पहला एक आता है, जैसे कि एक तो आपका ये हो गया यूएनएफसीसीसी और दूसरा आता है जैव विविधता पर कन्वेंशन, फिर आता है मरुस्थलीकरण यानी रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 रियो सम्मेलन है, जिनमें से एक एक ए आता है। हस्ताक्षरकर्ता के अंतर्गत इसमें भारत सहित टोटल 198 पक्षकार देश है और इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन या जलवायु प्रणाली के हानिकारक मानवीय हस्तक्षेपों को रोकना और इससे संबंधित तथ्यों में आता है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो कि आपको 1997 में हुआ था और पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत ये आधारभूत कन्वेंशन है। तो ये यूएनएफसीसी के बारे में एक शॉर्ट में आपको बता दिया गया है कि क्या उद्देश्य है, कितने देश हैं, किस कब इसकी उत्पत्ति होती है और इससे संबंधित तथ्य क्या है। चलिए, तो अब जानते हैं कि यूएनएफसीसी के पक्षकारों में सम्मेलन में स्कोप के बारे में। कॉप क्या है? कॉप एक तरीके से यूएनएफसीसी के निर्णयों लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था है।
कॉप एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें यूएनएफसीसीसी के सदस्य देशों की प्रगति का आकलन करते हैं और समझौतों पर वार्ता करते हैं। यानी कि ये जो सदस्य होते हैं उनने क्या एक साल में प्रगति की, उस पर एक एनालिसिस किया जाता है, एक तरीके से एक फ्रेमवर्क विकसित किया जाता है और उसी समझौते पर वार्ता की जाती है कि किस तरीके की किस देश में क्या प्रगति रही, उसका एक आकलन किया जाता है, उन पर डिस्कशन होता है, उनकी प्रतिबद्धताओं को देखा जाता है कि अभी प्रेजेंट में इतना काम किया गया है तो हम आगामी वर्ष में किस तरीके से उसको और बेहतर बनाए सकते हैं। तो ये सब काम कॉप के द्वारा किया जाता है जो कि यूएनएफसीसी के सदस्य देशों की प्रगति का आकलन करता है, यानी कि उसकी एक रिपोर्ट का आकलन करता है। कॉप का जो प्रमुख कार्य होता है वह सदस्य देशों द्वारा जो राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उत्सर्जन संबंधित डेटा के योगदान में एक समीक्षा करना होता है। जो नेशनल ये एनडीसी जो है, राष्ट्रीय स्तर पर जो एनडीसी निर्मित किया गया है, उसका भी योगदान क्या रहा है, उसकी समीक्षा की जाती है। कॉप 30 का जो आयोजन है वह नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में होगा। तो अभी कॉप 29 है जो अजरबैजान की बाकू में हुआ, और आपका जो कॉप 30 होगा वो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में होगा। तो ये हर वर्ष नवंबर में आयोजित होता है। पहला आपका 1995 में हुआ था जर्मनी बर्लिन में, दूसरा आपका 29वां आपका बाकू अजरबैजान की बाकू में हुआ, और आपका 2025 का जो 30वां होगा वो आपका ब्राजील के बेलेन में होगा। चलिए तो कॉप 29 के आउटकम के बारे में जान लेते हैं कि ये जो 29 हुआ है तो इसकी क्या थीम रही है। थीम के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्योंकि थीम आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती है। जलवायु वित्त पर एक नया सामूहिक परिणाम परिमाणित लक्ष्य जो है या बाकू वित्त लक्ष्य या विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही के वित्त पोषण के एक निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका वित्त पोषण जो होता है वह तिगुना करके इसे 2035 तक प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है, और यह वित्त पोषण का पिछला लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 2035 तक इसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जुटाने में प्रयास को सुरक्षित करता है। कार्बन बाजार और अनुच्छेद 6 के अंतर्गत इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। पारदर्शिता के अंतर्गत इसमें संवर्धित पारदर्शिता फ्रेमवर्क सहित पारदर्शिता संबंधी सभी वार्ताएं संपन्न की गई, और ये फ्रेमवर्क जो है वह एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जिसके तहत देश अपनी जलवायु कार्यवाही की रिपोर्ट देते हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु शमन के प्रयास और अनुकूलन प्रयास इसके अंतर्गत उपाय किए जाते हैं। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन के अंतर्गत बाकू अनुकूलन रोड मैप और अनुकूलन पर बाकू उच्च स्तरीय वार्ता का शुभारंभ किया गया है जिसमें यूएई फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, और यह रोड मैप पेरिस समझौते के अंतर्गत अनुच्छेद 7 के अनुरूप अनुकूलन कार्यवाहियों को लागू करने में मदद करता है। देशज लोग एवं स्थानीय समुदाय के अंतर्गत बाकू कार्य योजना को अपनाया गया है, और यह कार्य योजना स्थानीय समुदायों और देशज लोगों के मंच के फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप को सौंपे गए कार्यों को नवीनीकृत किया गया है, और इसकी स्थापना जो है कॉप 24 में कैटोवाइस में एलसीआईपीपी को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की गई है। जेंडर और जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जेंडर और जलवायु परिवर्तन में संवर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और कॉप 20 जो 2014 में हुआ था इसके दौरान लीमा वर्क प्रोग्राम की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना, यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के तहत जलवायु नीतियों में लैंगिक पहलुओं को शामिल करना है। कॉप 25 में पक्षकारों में 5 वर्षीय संवर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम पर सहमति व्यक्त की गई है, और इसके साथ ही इसके जेंडर एक्शन के प्लान की भी शुरुआत की गई है। जलवायु वार्ताओं के दौरान कुछ चर्चा में रहे मुख्य मुद्दे जैसे कि पर्याप्त जलवायु वित्त, जैसे रेजिंग एम्बिएशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार एनसीक्यूजी जलवायु कार्यवाही के लिए वैश्विक अनुमानित निवेश संबंधी आवश्यकता से कम है। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पर गतिरोध देखने को मिला है। फिर आपका जलवायु संबंधी लक्ष्यों में एक सीमित प्रगति देखने को मिली है जिसका प्रारंभिक एनडीसी के बाद लक्ष्यों में कार्यवाही में प्रगति स्थिर हो गई है। और उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जो 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया, और 2022 के स्तर पर यह 1.3% की वृद्धि को दर्शाता है। अन्य मुद्दों के अंतर्गत देखा जाए तो यह हानि हानि और क्षति स्रोत कोष के क्रियान्वयन की धीमी गति और अपर्याप्त वित्त पोषण को लेकर चिंता जाहिर की गई, और कॉप 30 में अपने अगले दौर में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा को स्थगित कर दिया गया। इसमें G20 सदस्यों की वैश्विक उत्सर्जन में 77% की हिस्सेदारी रही, और जलवायु वार्ता में जीवाश्म ईंधन के पक्षकारों का अधिक प्रभुत्व इसके अंतर्गत देखने को मिला है।
आगे की राय में देखा जाए तो यह विशेष रूप से जलवायु वित्त और समन संबंधी लक्ष्यों के विकासशील देशों में चिंताओं को दूर करने के लिए देशों के बीच नियमित और रचनात्मक संवाद के माध्यम से जलवायु कूटनीति में मजबूत करने की आवश्यकता होती है। और आगे के यह निर्णय पहले जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक योगदान को ध्यान रखना चाहिए, साझी लेकिन विविधित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं COP29 के दौरान प्रमुख पहले और घोषणा पत्र के बारे में। इसका पहल जो है वह ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन न्यूनीकरण संबंधी घोषणा पत्र होता है और इसे जारी करता यूएनएपी द्वारा संचालित जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन है। इसका उद्देश्य ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रकों के लिए लक्ष्य तय करना है और इन लक्ष्यों हेतु नीतियां और रोडमैप जारी करना है। ये 2021 में आयोजित COP26 के दौरान इसे शुरू किया गया था, जो कि एक ग्लोबल मीथेज प्लेज को लागू करने का समर्थन करती है। इसमें हस्ताक्षर करने में मूल घोषणा पत्र में 35 देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज के बारे में, जो COP29 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य 2030 के लिए लक्ष्य तय करना है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में 1500 गीगावाट ऊर्जा भंडारण की स्थापना करना है और 2022 के स्तर में 6 गुना अधिक है। वैश्विक ग्रिड स्थापित करने के लक्ष्य में 25 मिलियन किलोमीटर ग्रिड को जोड़ना या नवीनीकरण करना इसमें शामिल होता है। हरित ऊर्जा प्लेज या हरित ऊर्जा क्षेत्र और गलियारे के बारे में, जिसमें यूएनआईडीयू, यूएनईसीई, यूएनईएससीएपी के साथ साझेदारों में COP29 प्रेसिडेंसी रही है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हरित ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। हाइड्रोजन घोषणा पत्र के बारे में कि COP29 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों का कार्बन मुक्त करने, जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग में तेजी करना है। किसानों के लिए बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल, जो कि खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ साझेदारी में COP29 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसमें दिया गया है, जिसका उद्देश्य जलवायु कार्यवाही के साथ साथी के साथ किसानों की आधारभूत भूमिका को स्वीकार करना और जिसकी मेजबानी फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन साझेदारी के तहत एफएओ द्वारा की जाएगी, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं जलवायु वित्त कार्यवाही फंड यानी कि फाइनेंशियल एक्शन फंड या सीएफएसी फंड, जो कि अजरबैजान के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं का समर्थन करना, अगली पीढ़ी के एनडीसी को पूरा करना ताकि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों का समाधान किया जा सके। जलवायु वित्त निवेश और व्यापार के लिए बाकू पहल के बारे में, जो कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से COP29 में प्रेसिडेंसी के अंतर्गत की गई और इसका उद्देश्य यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु वित्त निवेश और व्यापार के सुनियोजित उपयोग के माध्यम से देशों में जलवायु संबंधी लक्ष्यों और कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन रहा है और क्लाइमेट क्लब में इसका उद्देश्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक उत्सर्जन वाले उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना और डिकार्बनाइजेशन में तेजी लाना है। हरित डिजिटल कार्यवाही पर घोषणा पत्र के बारे में, जो कि जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के साथ COP29 प्रेसिडेंसी है। इसका उद्देश्य जलवायु संबंधी कार्यवाही में तेजी लाना, संधारणीय विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल असमानता को समाप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना होता है। कंटिन्यूटी कोएलिशन फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ के बारे में कि संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ब्रिटेन, ब्राजील और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ COP29 प्रेसिडेंसी रही है। इसका उद्देश्य पिछले COP सम्मेलनों में की गई स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है, जलवायु कार्यवाही में स्वास्थ्य कर को बेहतर ढंग से एकीकृत करना है। बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन के बारे में कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की साझेदारी में COP29 प्रेसिडेंसी है और इसका उद्देश्य COP सम्मेलनों में जल के साथ जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और मरुस्थलीकरण के साथ जल की परस्पर क्रिया को समझना और उस पर काम करना होता है। पर्यटन से संबंधित जलवायु परिवर्तन पर COP29 की भूमिका के बारे में, इसका उद्देश्य जो है पर्यटन क्षेत्र को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, जलवायु लचीलापन यानी कि रेजिलियंस को बढ़ाने, संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन के अंतर्गत इसमें संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करना है। हाइड्रो फॉर नेट जीरो एलएसी पहल के बारे में, इसका उद्देश्य जो है वह संधारणीय जल विद्युत अवसंरचना का विकास और आधुनिकीकरण करना है। ग्लोबल अलायंस फॉर पंप स्टोरेज, जो कि 30 से अधिक सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समर्थन से शुरू किया गया है।
COP29 के दौरान जो शुरू की गई रिपोर्ट्स के बारे में, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट से रिलेटेड भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं। मेंस में इसके एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या किस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्या में किसका कितना क्या इफ़ेक्ट रहा है और कितनी वृद्धि दर देखी गई है, इसके बारे में होता है। और आपकी इसमें तो कई बार ये होता है कि इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट्स में आती है जलवायु परिवर्तन पर एवं स्वास्थ्य पर विशेष रिपोर्ट के बारे में, जिसे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जो है वह गैर संचारी रोगों यानी कि जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण गैर संचारी रोगों में होने वाले 85% मौतों के लिए जिम्मेदार है। हीट स्ट्रेस के अंतर्गत इसमें 2023 में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक गर्मी के 50 से अधिक मामलों दिनों का सामना करना पड़ा है। वैश्विक जलवायु वित्त परिदृश्य की जो रिपोर्ट है उसे क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है, और यह पॉलिसी जो है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो वित्त और नीतिगत क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता रखता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में आता है कि इसे 2023 में जलवायु वित्त प्रवाह संभवतः 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, और इससे नवीनीकरण ऊर्जा और निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड आकलन के बारे में किसे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, और यह पिछले एक दशक से पूरी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड पर केंद्रित एक पहली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को एनटीओ उत्सर्जन वर्तमान दर पर बढ़ता रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का कोई संभव तरीका नहीं होगा। रेजिंग एम्बिनेशन एंड एक्सेलरेटिव डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट के बारे में, जिसे जलवायु वित्त स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के द्वारा जारी किया जाता है, और यह रिपोर्ट जो है वह 2030 तक इस रिपोर्ट को जलवायु कार्रवाई के लिए लगभग 6.3 से 6.7 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष वैश्विक निवेश के लिए किए जाने की आवश्यकता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम COP29 और भारत के बारे में कि COP29 और भारत के बीच क्या रिलेशन और किस तरीके से भारत ने इन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है, और जलवायु वार्ता से रिलेटेड भारत ने क्या अपना रुख दिया हुआ है। तो भारत ने UNFCCC COP29 के पूरे सत्र में जलवायु वार्ता के संदर्भ में अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसमें कुछ पहलू है जिसमें भारत ने अपना रुख दिया है। पहला तो नया सामूहिक प्रमाणित लक्ष्य के बारे में कि भारत ने प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, और इसमें 600 बिलियन डॉलर अनुदान या अनुदान समकक्ष संसाधनों में आने चाहिए। समन यानी कि मिटिगेशन के अंतर्गत भारत में मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के दायरे में परिवहन और पेरिस समझौते के तहत तापमान संबंधी लक्ष्यों में बदलाव के प्रयासों का विरोध किया है। भारत ने विकसित देशों द्वारा 2020 के पहले समन संबंधी उपायों हेतु वित्त की उपलब्धता में कमी का मुद्दा उठाया है। जस्ट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत भारत ने यह स्पष्ट किया है कि विकसित देशों को जस्ट ट्रांजेक्शन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ग्लोबल स्टॉक टॉक के अंतर्गत भारत ने पेरिस समझौते के फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए ग्लोबल स्टॉक टॉक परिणामों के लिए किसी भी फॉलो अप मैकेनिज्म का विरोध किया और वित्तीय मुद्दों पर कम ध्यान, संतुलन की कमी, समन केंद्रित होने के कारण भारत ने यूएई डायलॉग टैक्स की आलोचना की हुई है। एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन के संदर्भ में भारत ने प्रगति को मापने के लिए कुछ संकेतकों को स्पष्ट तौर पर सुनिश्चित किया हुआ है। COP29 के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न आयोजनों में भारत की भागीदारी, जैसे कि आपदा रोधी अवसंरचना में अनुकूलन रणनीतियों के लिए एकीकृत करना, की भारत और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने CDRI में 2019 में इसे शुरू किया था। यह देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्रकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसका उद्देश्य जो है आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देना है, और यह इस बात पर केंद्रित है कि कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने में सक्षम अवसंरचना का निर्माण किया जा सके। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन के सदस्यों की बैठक के बारे में कि इसे भारत और स्वीडन द्वारा आयोजित किया गया है, और यह जो बैठक है एक वैश्विक पहल है, जिसमें निम्न कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजेक्शन की गति प्रदान करने के लिए सरकार और उद्योग जगत को एकजुट करती है। अब आते हैं कार्बन ट्रेडिंग और बाजार के बारे में। कार्बन ट्रेडिंग और बाजार जो है वह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आने वाली कार्बन ट्रेडिंग नियमों की एक दशक की वार्ता के बाद इसे COP29 में अंतिम रूप दिया गया है। आप पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत ये व्यापार के लिए अंतिम रूप दिया गया है। तो इसके बारे में आता है कि इसमें कार्बन बाजार में संबंधित साधनों और प्रणालियों का विवरण दिया जाता है। यह देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को हासिल करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग करने में सक्षम बनाता है, और इसके तहत 3 मुख्य प्रणालियां शामिल है, जिसमें दूसरा जो होता है बाजार आधारित और एक होती है गैर बाजार आधारित। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कुछ प्रणालियां हैं, जैसे कि बाजार आधारित प्रणाली और गैर बाजार आधारित प्रणाली, जिसमें अनुच्छेद 6.1, 2, 6.4, 6.8 के अंतर्गत इसके प्रावधान दिए गए। 6.2 जो है
यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली होती है जिसमें देशों को द्विपक्षीय सहयोग के लिए आपस में कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति दी जाती है और यह अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण समन परिणामों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसमें शामिल होता है। 6.4 के अंतर्गत इसमें यूएनएफसीसीसी की निगरानी में आईटीएमओ के हस्तांतरण पर आधारित एक केंद्रीकृत प्रणाली है जिसे पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म नाम दिया गया है, जो वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करती है। अनुच्छेद 6.8 के अंतर्गत यह वित्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमता और निर्माण आदि के माध्यम से समान और अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण इसमें शामिल है। बात है करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट के बारे में कि इसके तहत आईटीएमओस के हस्तांतरण या अर्जन को समायोजित करने के लिए एक संबंधित देश के उत्सर्जन स्तर में बदलाव किए गए हैं और इसे विभिन्न तीन अलग अलग स्थितियों में बनाया गया। जीएचजी मैट्रिक्स, जो कि उदाहरण के लिए पूरी अर्थव्यवस्था का वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर है। गैर ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक, जिसे नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता है। नीतियां और उपाय, जिसमें देश के एनडीसी के तहत लागू की गई नीतियां और उपाय आते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट कैसे काम करता है, इसके बारे में ये प्रक्रिया को इसके ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। अब आते हैं हम कि कार्बन मार्केट के बारे में कि कार्बन मार्केट क्या है, जो एक तरीके से व्यापारिक प्रणाली होती है जहां कंपनियां कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की भरपाई करती है और ये क्रेडिट उन परीक्षाओं परियोजनाओं से प्राप्त होते हैं जो उत्सर्जन को कम करते हैं, उत्सर्जन को रोकने का काम करते हैं। आमतौर पर व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट एक मीट्रिक कार्बन टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर किसी भी अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, प्रच्छादन और रोकथाम के लिए बराबर होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग की तुलना की जाए तो इसमें पहलू क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता में इसकी भागीदारी में क्योटो प्रोटोकॉल और विकसित देशों तक सीमित था और यह परियोजना को विकासशील देशों में लागू किया जाता है। पेरिस समझौते में इसमें सभी देशों को शामिल किया गया है। अनुकूलन संबंधी वित्त पोषण में यह सीडीएम परियोजनाओं की प्राप्त आय का हिस्सा अनुकूलन कोष होता है और इसमें अनुच्छेद 6.4 के अंतर्गत लेन-देन से प्राप्त आय का 5% हिस्सा वैश्विक अनुकूलन कोष में आवंटित किया जाता है। बाजार का दायरा जो है परियोजना आधारित मैकेनिज्म पर केंद्रित था, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म संयुक्त कार्यान्वयन की में परियोजना और इसमें बाजार आधारित और गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण दोनों शामिल। लेगेसी क्रेडिट के बारे में इसमें निष्क्रिय परियोजनाओं से संबंधित पुराने कार्बन क्रेडिट के उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें बाजार में कार्बन क्रेडिट की अत्यधिक आपूर्ति की चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसमें लेगेसी क्रेडिट के उपयोग की अनुमति नहीं होती और 2013 के बाद से कार्बन क्रेडिट के उपयोग किए जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस जैसे कि आर्थिक दक्षता में और विकासशील देशों के समर्थन में व्यापक प्रभाव की संभावना देखने को मिलती है और सरकारों के लिए राजस्व, जिसमें विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है यानी कि स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें 2023 में कार्बन मूल्य निर्धारण राजस्व रिकॉर्ड $104 बिलियन तक पहुंच गया है। कार्बन बाजार से संबंधित मुद्दों में जैसे कि दोहरी गणना, जो कि 6.4 अनुच्छेद को अपने उत्सर्जन संबंधी कटौती की गणना में गड़बड़ियों को ठीक करने या गड़बड़ियों को रोकने के लिए कठोर अनिवार्य प्रावधानों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी के अंतर्गत जैसे कि आगे की राय में दिया गया है जो कुछ सुझाव इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब कि भारत में कार्बन बाजार और कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली के बारे में समझ लेते हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है, जिसे 2023 में लाया गया था और यह जो स्कीम है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया था। यह दो प्रणालियों के तहत भारतीय कार्बन बाजार की स्थापना करती है, जिसमें एक आती है आपकी अनुपालन प्रणाली यानी कि कंपाइलेंस मैकेनिज्म और दूसरी आती है ऑफसेट मैकेनिज्म। कम अनुपालन मैकेनिज्म जो होता है वह सरकार ऊर्जा ग्रहण उद्योगों के लिए अनिवार्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के संबंध में लक्ष्य को निर्धारित करता है और ऑफसेट मैकेनिज्म जो होता है वह अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत शामिल न होने वाली इकाइयों के लिए एक स्वैच्छिक परियोजना आधारित प्रणाली होती है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट के व्यापार हेतु एक बाजार आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होती है और यह विभिन्न हितधारकों द्वारा पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करता है, जिसके तहत पात्र गतिविधियों में वृक्षारोपण, संधारणीय कृषि पद्धतियां आदि शामिल होती हैं। अन्य उपाय के तौर पर देखा जाए तो इसमें प्रदर्शन उपलब्धि व्यापार योजनाएं और यह ऊर्जा की खपत वाले बड़े उद्योगों और उनकी खपत ऊर्जा को निर्धारित स्तर पर कम करता है और इसमें उद्योग अपने लक्ष्य से अधिक हासिल कर सकते हैं और उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र मिलता है और इन बचत प्रमाण पत्रों का व्यापार उन उद्योगों के साथ किया जाता है जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं जलवायु वित्त के बारे में। हाल ही में विकासशील देशों ने जलवायु वित्त पर बढ़ाए गए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर निराशा व्यक्त की है। नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य के बारे में बात की जाए तो ऐसे 2025 के बाद जलवायु वित्त संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए COP21 में NCQG को प्रस्तावित किया गया था।
2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों ने 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाने के निर्णय लिया और बाद में से 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया। जलवायु वित्त के स्रोत में आता है कि यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीडी जैसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कन्वेंशन के तहत स्थापित एक वित्तीय तंत्र होता है जो बहुपक्षीय विकास बैंकों, विश्व बैंकों, एशियाई विकास बैंकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण अनुदान के संदर्भ में आता है। जलवायु वित्त के बारे में कि जलवायु वित्त जो है एक सार्वजनिक, निजी और अन्य स्रोतों से स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली एक फंडिंग होती है जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सुविध विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन और अनुकूलन के प्रयासों में समर्थन करती है। यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत वैश्विक वित्तीय मंच जिसमें लॉस एंड डैमेज यानी कि लाभ एवं हानि, क्षति क्षति एवं हानि कोष के बारे में कि इसे मिस्र में आयोजित कॉप 27 के दौरान इसे गठित किया गया था और दुबई में आयोजित कॉप 28 के दौरान इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुदृढ़ देशों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब आते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की ओर। ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2010 में कॉप 16 के द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो कुछ जैसे आपका लॉस एंड डैमेज हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, अनुकूलन निधि हो गया, तो ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसे किस कॉप मतलब कि कॉप जो आपके अभी तक हुए हैं, कॉप 29 हो गए हैं, तो अभी तक जो किस कॉप के दौरान कौन सा इसे लागू किया गया था या फिर कौन सा वित्तीय तंत्र अपनाया गया था या फिर कई सारे वित्तीय तंत्र पूछ लेता है तो एक मिलान के तौर पर भी दे दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है जैसे कि लॉस एंड डैमेज को कॉप 27 के अंतर्गत और 28 में इसे शुरू किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड को कॉप 16 में अपनाया गया और इसे 2020 तक इसे प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाकर विकासशील देशों में उत्सर्जन में कटौती संबंधी उनके लक्ष्यों को हासिल करने और उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा। अनुकूलन निधि जो है वह 2001 में स्थापित की गई जिसका उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और प्रोग्रामों को वित्त पोषित करना है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के बारे में जो 2001 में कॉप 7 के दौरान स्थापित किया गया। अल्प विकसित देशों के लिए निधि जो 2001 में कॉप 7 के दौरान स्थापित की गई और इसका उद्देश्य जो था नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन को तैयार करना और उसे कार्यान्वयन में पक्षकार में अल्प विकसित देशों की सहायता के लिए कार्य योजना का समर्थन किया गया था। अब आते हैं कि आखिर जलवायु वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं जैसे साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताएं सीबीडीआर आरसी के बारे में इससे रिलेटेड आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विकसित देशों को जलवायु कार्यवाही में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए जस्ट ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करना कि निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की राह में आगे बढ़ने से प्रभावित श्रमिकों और समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी और इनोवेशन जिसमें निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास के लिए डिजास्टर रेजिलियंस एवं आपदा से बचाव के लिए जिसमें अग्रिम चेतावनी प्रणाली, आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों, पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन और संधारणीय अवसंरचना में निवेश करने के लिए होता है। वर्तमान जलवायु वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे में जैसे कि वितरण में असमानता होना, अनुकूलन वित्त पोषण अंतराल देखने को मिलना और शमन और अनुकूलन असंतुलन देखने को मिलता है। एक डेटा बैंक के बारे में जान लेते हैं जो कि जलवायु वित्त की स्थिति में ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 के तहत जारी किया गया है कि वार्षिक तौर पर वैश्विक जलवायु वित्त में 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और 2018 में $674 बिलियन की जो बढ़कर 2021-22 में 1.46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। 2018 से 2022 में जलवायु समन्वित वित्त में 20% के सीएजीआर से वृद्धि हुई और समन गतिविधियों में कुल वित्त में निजी वित्त की हिस्सेदारी लगभग 54% है। 2018 से 2022 के बीच अनुकूलन वित्त में 2 गुना से अधिक वृद्धि इसके अंतर्गत हुई है। तो ये एक इसका डेटा बैंक दिया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट जलवायु वित्त और भारत के बारे में कि भारत के जलवायु वित्त हेतु आवश्यकताएं जैसे कि भारत की वर्तमान ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए 2015 से 2030 के बीच में लगभग 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है और भारत को 270 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। जलवायु वित्त जुटाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे कि अगस्त 2015 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की स्थापना की गई। नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के दायरे में लाया गया। ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए जिसमें भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में यस बैंक के द्वारा जारी किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की स्थापना की गई। आरबीआई नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया और केंद्रीय बजट 2022-23 में हरित अवसंरचना निवेश के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा
की गई है। तो ये भारत एवं जलवायु वित्त की आवश्यकताओं के संदर्भ में ये प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं और ये आपके पूछे भी जाते हैं कि जलवायु वित्त जुटाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। अब आते हैं आगे की राय की ओर जिसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं कि समान और अनुकूलन हेतु संसाधनों के आवंटन में असंतुलन का समाधान करना। अनुकूलन परियोजना के लिए निजी पूंजी जुटाने हेतु ग्रीन बॉन्ड, कार्बन बाजार, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जैसे नवीन वित्त पोषण तंत्रों की संभावनाओं को तलाशना। एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना, विकासशील देशों को जलवायु वित्त तक पहुंच, प्रबंधन प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। बहुपक्षीय विकास बैंक इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट जस्ट ट्रांजेक्शन के बारे में। जस्ट ट्रांजेक्शन जो है वह भारत में कॉप 29 के आयोजित द्वितीय वार्षिक आर्थ उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस और समान कार्रवाई की वैश्विक आवश्यकता पर बल दिया गया। जस्ट ट्रांजेक्शन के बारे में जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जस्ट ट्रांजेक्शन का अर्थ अर्थव्यवस्था को इस तरीके से हरित बनाना है जो सभी के लिए निष्पक्ष और समावेशी हो, गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करे, किसी को भी पीछे ना छोड़े। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह सभी लोगों को जस्ट ट्रांजेक्शन का लाभ और रोजगार के अच्छे अवसर मिले और यह समतापूर्ण समावेशी निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए उच्च कार्बन उत्सर्जन वाली असाधारणीय असंधारणीय प्रणालियों में निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली संधारणीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित होने की क्रिया है। और इसे स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 के सहमत जस्ट ट्रांजेक्शन घोषणा पत्र द्वारा मान्यता दी गई है। यूएनएफसीसीसी की जस्ट चर्चाओं में जस्ट ट्रांजेक्शन का विकास क्रम दिया गया है जिसमें पेरिस समझौते की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्यबल के लिए जस्ट ट्रांजेक्शन और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के सृजन की अनिवार्यता है। यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत जस्ट ट्रांजेक्शन की अवधारणा को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। भारत जैसे देशों में जस्ट ट्रांजेक्शन को अपनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। जस्ट ट्रांजेक्शन वर्क प्रोग्राम को तौर तरीके उद्देश्यों को परिभाषित किया गया और उन्हें अपनाया गया है। इसमें कॉप 21 के दौरान 2015 पेरिस में हुआ था जिसमें ये हुआ पहला वाला हुआ। फिर आपका कॉप 24 में 2018 में केटोबिस में सॉलिडरिटी एंड जस्ट ट्रांजेक्शन और सिलेशियरिया घोषणा पत्र को अपनाया गया। कॉप 26 जो 2021 में ग्लासगो में हुआ था, इसके दौरान भारत जैसे जस्ट ट्रांजेक्शन को अपनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया गया। और आपका कॉप 27 जो 2022 में शर्म अल शेख में हुआ था, उसे जस्ट ट्रांजेक्शन वर्क प्रोग्राम को शुरुआत की गई। और 2023 में दुबई में जो कॉप 28 हुआ था उस दौरान जस्ट ट्रांजेक्शन वर्क प्रोग्राम के तौर तरीकों के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। तो इस तरीके से ये जस्ट ट्रांजेक्शन का एक विकास क्रम रहा है कि इसे किस किस कॉप यानी कि कॉप 21 से शुरू होकर कॉप 28 तक इसकी प्रक्रिया हुई। अब आते हैं कि इसके प्रमुख घटकों में जैसे कि समानता, समावेशन, संधारणीयता पर बल देना है। आखिर जस्ट ट्रांजेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि पहला श्रमिकों पर प्रभाव कि आईएलओ के अनुसार 2030 तक 24 मिलियन नए हरित रोजगार सृजित हो सकते हैं और कार्बन गहन उद्योगों में 6 मिलियन नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन संबंध देखने को मिलता है, ऊर्जा सुरक्षा देखने को मिलती है और असंतोष को बचाना है। जस्ट ट्रांजेक्शन के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं जैसे कि ट्रांजेक्शन संबंधी उच्च लागत होना, क्षेत्रीय असमानताएं होना, ऊर्जा की सुरक्षा और सुलभता होना, आर्थिक नुकसान देखने को मिलता ना, असमान प्रभाव होना और अन्य मुद्दे इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जस्ट ट्रांजेक्शन में के लिए उठाए गए कदम जैसे भारत में कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिसके तहत विकासात्मक कार्यक्रम के लिए सभी जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा कुछ न्यूनतम प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि गैर लाभकारी ट्रस्ट जिन्हें खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत सभी खनन प्रभावित जिलों में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है। उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, वैश्विक सहयोग दिया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष की स्थापना की गई और अन्य पहले भी इसमें शुरू की गई। वैश्विक स्तर पर आता है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप है जिसे कॉप 26 के दौरान लॉन्च किया गया था। आईएलओ के जस्ट ट्रांजेक्शन दिशा निर्देश निर्धारित 2015 में किए गए थे और जस्ट ट्रांजेक्शन फॉर ऑल पहल जो है विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई और यह पहल जो है वह कोयला जैसे प्रमुख और कार्बन गहन ऊर्जा स्रोतों से ट्रांजेक्शन के लिए जन केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देती है, तो इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें कोयले के खनन बंद होने और अन्य उद्देश्यों को लिए पुनः उपयोग की स्वतंत्र निगरानी करने और ट्रांजेक्शन के लाभों लागतों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए नेशनल जस्ट ट्रांजेक्शन बॉडी की स्थापना की जानी चाहिए। जस्ट ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप ग्रीन बॉन्ड जैसे साधनों के लिए संधारणीय वित्त पोषण की संभावना तलाशनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आगे की राय यानी कि सुझाव के तौर पर इसमें दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसमें दिया गया है यूएनसीबीडी का कॉप 16 के बारे में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन
कोलंबिया के कैली में संपन्न हुआ। तो किसका सम्मेलन है ये? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन। इसका कौन सा सम्मेलन? 16वां सम्मेलन। कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया के कैली में। यूएनसीवीडी के तहत प्रोटोकॉल और लक्ष्यों के बारे में पहले नंबर पर जान लेते हैं, फिर इससे संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे कि कॉप 16 की क्या थीम रही, कहाँ पर ये किया गया, कितने पक्षकार देश शामिल रहे और किस तरीके के क्या मुख्य प्रावधान या कुछ समझौते किए गए। तो यूएनसीवीडी के तहत प्रोटोकॉल लक्ष्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जैव सुरक्षा पर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, इसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित सजीवों की सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करना है। नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो कि आईएलओएस से संबंधित दायित्व और उससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियम और प्रक्रियाओं का प्रावधान करते हैं। पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्याय संगत तरीके से साझा करना। आईची जैव विविधता टारगेट में A20 जैव विविधता टारगेट भी है, जिसमें 5 गोल के तहत विभाजित है और जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 20 के तहत अपनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और मानवता का लाभ पहुंचाना होता है। तो ये यूएन सीवीडी के तहत प्रोटोकॉल और लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये जो सम्मेलन है वह कैलिफोर्निया के कैली में 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी जो थीम रही है वह प्रकृति के साथ शांति है। यह क्विनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद यूएनसीवीडी के पक्षकारों का पहला सम्मेलन था और यह सम्मेलन जो इस सम्मेलन में के अंतर्गत इस फ्रेमवर्क की प्रगति का आकलन करने और इसके सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर ये कार्य करता है। यूएनसीबीडी के बारे में, जिसकी उत्पत्ति आपकी कानूनी तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है, जिसे 1992 में रियो डी जेनेरियो के आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान की जाती है और जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। वैसे 1993 में लागू किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के तहत ही कार्य करता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता में संरक्षण करना और इसके अलग अलग घटकों का संधारणीय तरीकों से उपयोग करना है। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और इसमें 196 सदस्य देशों की स्थापना की गई है, जिसमें भारत एक 1994 में इसमें पक्षकार रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कन्वेंशन की अभी पुष्टि नहीं की है। और यह जो है इसमें कॉप की जो बैठकें हर 2 साल में आयोजित की जाती है। अब जानते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। जो एक गैर बाध्यकारी फ्रेमवर्क होता है, इसे कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2022 में आयोजित कोप 15 के दौरान अपनाया गया था। अभी हुआ है आपका कैलिफोर्निया के कैली में और आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2022 में कॉप 15 हुआ था। प्रेजेंट में कॉप 16 हो गया है हुआ है। जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 20 को इसमें आईची लक्ष्यों के तहत लाया गया था और इसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और पुनर्बहाली सुनिश्चित करना है और इसका लक्ष्य 2050 तक के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। इसके कुछ टारगेट हैं, जैसे कि जैव विविधता के खतरों से निपटने के लिए संधारणीय उपयोग के मामलों में लोगों की आवश्यकता को पूरा करने आदि हेतु 2030 तक के लिए 30-23 टारगेट निर्धारित किए गए। कॉप 16 के प्रमुख आउटकम के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि डीएसआई के लिए वित्तीय तंत्र का होना, कि जैव विविधता के लिए डीएसआई के उपयोग के लिए होने वाले लाभों को अधिक निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से साझा करने के लिए कैली फंड की शुरुआत की गई है। कैलिफोर्निया में ये सम्मेलन हुआ, वहीं पर एक कैली फंड की शुरुआत हुई। कैलिफोर्निया कैली, कैली से कैली फंड। डीएसआई में व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनियों को अपने लाभ का 1% देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की सहायता से खर्च करना होता है। देशज समुदायों के अधिकारों को कुछ मान्यता दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 8 जे के तहत एक स्थानीय सहायक निकाय की स्थापना और कैली फंड की शुरुआत सभी कन्वेंशन प्रक्रिया में देशज लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। वित्तीय संसाधन जुटाना, जिसमें ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के अंतर्गत कुल में जैव विविधता फंड की शुरुआत की गई है, जिससे KMGBF के लक्ष्यों और टारगेट को हासिल करने के लिए त्वरित कार्यवाही में मदद मिलती है। पारिस्थितिकीय जैविक रूप में महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें 30 बाई 30 टारगेट और बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन समझौते के लिए महत्वपूर्ण है। थेमेटिक एक्शन प्लान किया गया है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों और स्थानीय समुदायों की सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में क्षमता विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के लिए मौजूद असमानताओं को दूर करना है। कॉप 16 के तहत भारत की क्या प्रतिबद्धता है? भारत में क्या प्रतिबद्धता है? जैसे कि अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, इसमें 23 टारगेट शामिल है। समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाते हुए कि एमजीबी एफ के अनुरूप है। इसका बजटीय आवंटन में जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों में 2025 से 30 की अवधि के लिए लगभग 81,664 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें संसाधन जुटाने का एक आह्वान है, जिसमें 19 टारगेट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सहयोग की आवश्यकता पर
बल दिया गया। अन्य बिंदुओं में देखा जाए तो यह प्लांट फॉर मदर अभियान के माध्यम से वैश्विक संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करती है और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण 2014 से रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़ाकर 85 करना आदि रहा है। कॉप 16 की क्या कमियां हैं, जैसे कि संसाधन और वित्त जुटाने के संदर्भ में इसने विकसित देशों के लिए 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वित्त पोषण में प्रति वर्ष $20 बिलियन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से या पिछड़ गया है। केएमजीबीपीएफ के लिए एक निगरानी फ्रेमवर्क होना, जबकि सही अपडेट करने और पूरा करने के लिए निर्णय नहीं लिया गया है इसमें। योजना निगरानी रिपोर्टिंग की समीक्षा तंत्र में देरी होना, एनबीएसएपी की प्रस्तुति होना और कैली फंड, जिसमें इस फंड की तो शुरुआत हो गई है लेकिन इसमें योगदान और वित्तीय और तकनीकी संसाधनों के आवंटन से तरीकों में सहमति नहीं बन पाई है। जैव विविधता क्रेडिट और ऑफसेट्स पर इसमें सहमति देखी गई है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो 2026 में आर्मेनिया की राजधानी एरेवाल में होने वाले कॉप 617 के लिए रोड मैप निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित है। तो ये आपका 2024 में हुआ, 2 साल में होता है तो आपका कॉप 17 जो है कहाँ होगा? आर्मेनिया की राजधानी एरेवाल में। इसके अंतर्गत कुछ टारगेट फिक्स किए गए हैं, जिसमें 19 टारगेट के एमजीबीएफ के अंतर्गत वित्तीय तंत्र को मजबूत करने और अगली अंतरिम बैठक बैंकॉक में होगी। तो इसमें इसको फ्रेमवर्क को मतलब कि ये जो फ्रेमवर्क विकसित किया जाता है, उसमें खास तौर पर वित्तीय तंत्र को मजबूत करने के लिए इसकी अलग-अलग बैठकें और इसकी क्या जवाबदेही होगी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और इसमें किस तरीके की प्रक्रिया है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। डिजिटल अनुक्रम जारी यानी कि डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन या डीएसआई के बारे में जान लेते हैं, जिसका अभी बीच में नाम उल्लेख हुआ है। इसे भी हाल ही में संपन्न हुए कॉप 16 के दौरान सीबीडी के तहत कैली फंड को कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य जो था जैव संसाधनों के डीएसआई के उपयोग से उत्पन्न लाभों को अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से साझाकरण सुनिश्चित करना है और यह सीबीडी के तीसरे उद्देश्य यानी कि जैव संसाधनों के उपयोग में होने वाले लाभों को साझा करने से संबंधित है। डीएसआई जो है वह सजीवों के जीनोमिक अनुक्रम डेटा और अन्य संबंधित डिजिटल डेटा को संदर्भित करता है और इसका उपयोग कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, जैव विविधता संरक्षण आदि क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य के लिए किया जाता है और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अनुक्रम जैसे आनुवांशिक संसाधनों, अनुक्रमण और जैविक डेटा को डिजिटल रूप में रखा जाता है। डीएसआई का इम्पोर्टेंस जो है वह जैविक अनुसंधान में मदद करता है और यह उदाहरण के तौर पर वायरोलॉजिस्ट एआरएस कॉप 2 डीएसआई का उपयोग कोविड-19 के दौरान डायग्नोस्टिक किट डिजाइन करने के लिए किया गया था। डीएसआई के समक्ष चुनौतियां जैसे कि न्याय संगत तरीके से लाभ साझाकरण का अभाव होना, पारंपरिक ज्ञान के स्वामित्व व बौद्धिक संपदा अधिकार से उल्लंघन से जुड़ी चिंताएं होना, जवाबदेही का अभाव देखने को मिलता है। डीएसआई के लिए कुछ पहले स्टार्ट हैं, जैसे कि सी के एम जी एबी एफ का लक्ष्य सी जो है और टारगेट 13 में इसका उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के पारंपरिक ज्ञान में होने वाले लागू के न्याय संगत साझाकरण को बढ़ावा दिया गया है। भारत सरकार की वन डे वन जीनोम पहल, जो कि यह पहल भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा शुरू की गई और इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से एनोटेटेड जीवाणु जीनोम को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना है, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना है, नवाचार को प्रेरित करना और शोधकर्ताओं और समुदाय के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान डेटा को सुलभ बनाना है। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के बारे में कि भारत ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धताओं को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन के कॉप 16 में अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024-30 का अनावरण किया है। यह जो है वह यूएनसीवीडी के अनुच्छेद 6 के अनुसार इस कन्वेंशन के प्रत्येक पक्षकार तैयार रहे। भारत की जो पहली राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना है इसे 1999 में बनाई जाती है और 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना को अपनाया जाता है और आईजी जैव विविधता टारगेट के अनुरूप बनाने के लिए इसे 2014 में अपडेट किया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना को लागू करने की एक संरचना है, जिसमें स्थानीय स्तर पर जैव विविधता और प्रबंधन समितियां होती हैं। राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद होती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया जाता है। अब आते हैं इसके अंतर्गत कि जो राष्ट्रीय जैव स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मुख्य धारा में लाने के लिए यूएनसीवीडी के कार्यान्वयन में प्राथमिक साधन रहे हैं और इसके कुछ अपडेटेड 2024 से 30 तक के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है दृष्टिकोण के बारे में। दृष्टिकोण जो है वह केएमजीबीएफ के साथ समन्वय में समग्र सरकार और समग्र समाज के दृष्टिकोण को अपनाता है और इसमें 2030 तक के जैव विविधता की हानि को रोकने और उनका पुनरुद्धार करना शामिल होता है। राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य जो 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो 3 विषयों पर केंद्रित है। पहला तो जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना,
संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना, कार्यान्वयन के लिए साधनों और माध्यम को बेहतर बनाना है। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना, जिसमें पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, समुदाय संचालित संरक्षण प्रयासों जैसी रणनीतियों को शामिल करना होता है। अब आते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में, कि इसका उद्देश्य जो है यूएनसीबीडी के प्रावधानों को लागू करने में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका लक्ष्य जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, जैव संसाधनों का संधारणीय उपयोग, इसके उपयोग में होने मिलने वाले लाभों का उचित एवं न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित किया जाता है और इसके प्रावधान में शोध, वाणिज्यिक उपयोग आदि के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्तें, प्रक्रियाओं का प्रावधान करते हैं ताकि लाभों का निष्पक्ष और न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित किया जा सके। 2023 में कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि आयुष चिकित्सकों और पारस्परिक ज्ञान धारकों को पहुंच और लाभ साझाकरण संबंधी भुगतान में छूट दी गई है और यह प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि है और यह राशि आमतौर पर आदिवासी लोगों और अन्य ऐसे समुदायों को की जाती है जो पारंपरिक रूप से आयुष उद्योग के महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों को इकट्ठा करते हो और रक्षा करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। अब आते हैं कि संस्थागत संरचना के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय संरचना को कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत ने अपडेटेड एनबीसीएसएपी के जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है और यह पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए पारंपरिक पद्धतियों को अन्य गवर्नेंस और सहयोगात्मक रणनीतियों के साथ एकीकृत करता है, जिसमें 23 टारगेट है और इनमें 3 पर इसमें फोकस किया गया है। अन्य संबंधित सुर्खियां रही हैं, जैसे कि जैव विविधता नियम 2024, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता नियम 2024 को अधिसूचित किया है। नए नियम जो है वह जैव विविधता नियम 2004 की जगह लेंगे और ये नियम जैव विविधता अधिनियम 2023 को लागू करना इसमें सुनिश्चित होगा और 2023 में जो संशोधन है वह अनुसंधान के लिए प्रक्रियाओं को तेज करने और भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने जैसे उद्देश्यों के लिए लागू किया जाता है। जैव विविधता 2024 के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में देख लेते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में इसमें अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा और दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सामान्य कार्य, जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता निधि की प्रशासन करना, जैव विविधता से संबंधित समझौतों को मंजूरी प्रदान करना, राज्यों के संस्थानों में तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित डेटाबेस विकसित करना और उनका रखरखाव करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के विषय में COP 16 में प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन जीवन के लिए आह्वान का शुभारंभ किया गया है। आपने अभी एक बात नोटिस की होगी कि एक जैसे कि पहले COP 29 हुआ था। COP 29 के अंतर्गत कि पहले तो हमने ये देखा कि COP 29 क्या है, उसके प्रमुख प्रावधानों को देखा और क्या-क्या पहले उसमें स्टार्ट की गई, तो इसमें एक अलग टॉपिक दिया गया है। क्योंकि वो अलग टॉपिक जो अलग से जो स्टार्ट किया गया वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके बारे में दिया गया है। इसी तरीके से आपने COP 16 पढ़ा कि COP 16 में क्या-क्या हुआ, क्या थीम रही, कहाँ कौन-सा सम्मेलन हुआ, किस तरीके से हुआ। लेकिन इसके अंतर्गत कौन-कौन से गठबंधन हुए, कौन-कौन से समझौते हुए, जो हाइलाइटेड है उनको अलग से दिया गया है। तो ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको याद करने के लिए ज़्यादा वो नहीं है कि आपका कौन-सा सम्मेलन कब हुआ, एक तो 1-2 साल में हुआ। COP जो 16 अभी है, COP 17 आपका आर्मेनिया में एरेलम में होगा और आपका COP जो 15 है वो कब हुआ था। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ज़्यादा टिपिकल नहीं रहेगा समझने में। तो आप समझ के पढ़ेंगे या 1-2 बार इसको सुन लेंगे तो आपको वो चीज़ें आ जाएँगी। इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि वही चीज़ें हैं, वही आपकी रिपीट हो रही है, क्योंकि वही सम्मेलन है। बस ये था कि पहले जो परिस्थिति रही, जिस तरीके का कार्बन उत्सर्जन हुआ, जिस तरीके का वैश्विक प्रगति के तौर पर देखा गया, उसी तरीके से अभी प्रेज़ेंट में हुआ। कुछ देशों ने छोड़ा हुआ है, कुछ देश इसमें शामिल हुए हैं, तो यही रहता है। ज़्यादातर क्या होता है कि इस टाइम के हिसाब से उसमें देश ऐड ही होते, रेयर ही होता है कि आपके कोई देश उसको किसी गठबंधन को छोड़ता है। भारत कब पक्ष कर रहा है, भारत के संदर्भ में क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आए, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। वैश्विक स्तर पर कौन-कौन सी डील हुई, कौन-कौन से समझौते हुए, इनको तो ध्यान रखना है। साथ में भारत के संदर्भ में क्या इसके क्या प्रोस्पेक्टिव निकल रहे हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये ही कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रत्येक सम्मेलन से है, क्योंकि एक-एक पॉइंट को याद रखेंगे, एक-एक को समझेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो कुछ-कुछ पॉइंट को ही आपको समझ रख लेना है। तो ये जो स्पेसिफिक है, मतलब कि जो इस टॉपिक के हिसाब से वो इम्पोर्टेंस अपना रोल प्ले करता है, उस हिसाब से। तो सदस्य में देखा जाए तो इसमें जैसे कि आपका मेक्सिको,
स्वीडन, युगांडा, चिली सहित 4 महाद्वीपों के देश शामिल हैं। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्रों में से कोई सदस्य देश इसमें शामिल नहीं है। देखो अब इसमें आ गया ना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का कोई सदस्य देश इसमें शामिल नहीं है और इसमें शामिल कौन है? आपके मेक्सिको, स्वीडन, युगांडा, चिली सहित 4 महाद्वीपों के देश शामिल हैं। पहले ही निर्धारित कर दिया जिससे ये रहे कि आपका जो क्राइटेरिया हो जाए कि आपके इतने ही कंट्रियों में है। अगर इस तरीके की कंट्री का नाम आपका सुमेलित करने या फिर आपके सीक्वेंस में लगाने को या फिर 5-6 नाम दे दिए जाएँ कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से देखा देश आते हैं, तो आपको वो पहले ही दिखा दिया गया है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ये जो है वह एक स्वैच्छिक संगठन है जो उन देशों के लिए खुला हुआ है जो प्रकृति के साथ मानवता के संबंध को बदलने के लिए निर्धारित सिद्धांतों का एक सेट है। ये आपकी हेडिंग से ही स्पष्ट होता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन। तो ये एक वैश्विक गठबंधन है जो एक स्वैच्छिक गठबंधन है जो उन देशों के लिए खुला हुआ है जो प्रकृति के साथ मानवता के संबंध को बदलने के लिए निर्धारित सिद्धांतों का एक सेट है। तो उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रकृति से रिलेटेड है। प्रकृति से रिलेटेड है तो प्रकृति के साथ मानव का भी सामंजस्य होगा। तो इन दोनों को संबंधों के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय चुनौतियों को व्यापक पैमाने पर समाधान करने के लिए मानव और प्रकृति के बीच संबंधों में बदलाव करना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अधिकार आधारित दृष्टिकोण को पुष्टि करना। प्रकृति की रक्षा और उनके संरक्षण और संधारणीय विकास हेतु धन जुटाना है। अब कुछ शब्दावली है जैसे कि समग्र सरकार दृष्टिकोण के बारे में। इसके अंतर्गत वैश्विक संधारणीय विकास में सरकारी संस्थानों के योगदान को अधिकतम करने के लिए उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों को आपस में एकीकृत किया जाता है। समग्र समाज दृष्टिकोण में जिसमें जटिल समस्याओं के साझा समाधान के लिए नागरिक समाज के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब आते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली के बारे में कि हाल ही में जैव विविधता विषमय के सचिवालय ने वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल की शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ मनाई। अब 10वीं वर्षगांठ मनाई है, 2024 मनाई गई, तो इसकी शुरुआत कब होती है? 2014 में। जैसे भी कोई भी वर्षगांठ हो तो आपको तुरंत ही आपका माइंड एक्टिव करना है कि ये अभी 10वां है तो उसके पहले 10 साल पहले कौन-सा डेट आता है, तो तभी उसकी स्थापना हुई है। तो इस तरीके से कोई भी आता है कि 30वीं वर्षगांठ बनाइए, 50वीं वर्षगांठ बनाए, तो इसमें तुरंत ही अपने को एक अपना करना है कि ये आप इतने पिछले साल पहले कब हुई थी, तो उसकी स्थापना उस टाइम पे हुई। प्रेजेंट में ये सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया? तो पहले जब स्थापना हुई तो वो कहाँ पर हुई? किस रीजन से हुई? क्या आखिर कार्य सौंपे गए और क्या इसके अंतर्गत पहल शुरू की गई और क्या रीजन था जिसके कारण इसकी स्थापना की गई? तो ये सहयोग आधारित परियोजना जो थी उसे 2014 में दक्षिण कोरिया की कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने सीबीडी के कार्यकारी सचिव के सहयोग से इसे शुरू किया था। इसके अंतर्गत कुछ कार्य सौंपे गए जैसे कि जैव विविधता की पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली गतिविधियों और आईची जैव विविधता के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने का कार्य सौंपा गया। आईची के लक्ष्यों की जगह कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क ने जगह ले ली और यह पहल के एमजीबी ऐप के कार्यान्वयन में विकासशील देशों के सीधे समर्थन करती है। यह 2030 तक हासिल करने के लिए 23 लक्ष्यों को निर्धारित करती है और इसमें 2022 के जो आईटी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनकी इन्होंने जगह ली है। फेरी द्वारा शुरू की गई कुछ पहले जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली, अल्पकालिक कार्य योजना यानी कि स्टेपर के बारे में, शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, फिर वी प्लान फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के लिए निर्णय लेने की में सहायता करने वाला एक प्लेटफॉर्म। वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली आखिर क्या है? ये एक तरीके से निर्वनीकरण से प्रभावित वन भूमि पर पेड़ों को उगाना, वनों की स्थिति में सुधार करना, वृक्षों की देशिज प्रजातियों की रोपाई करना, जंगली पौधों और जानवरों को संरक्षण करना, मृदा और जल स्रोतों की रक्षा करना इसमें शामिल होता है। अब आते हैं कि वनों की पुनर्बहाली के लिए कुछ वैश्विक पहलें शुरू की गई हैं कि आईयूसीएन का वन संरक्षण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य वनों का संधारणीय प्रबंधन करना है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना। संयुक्त राष्ट्र का रेड प्लस फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत वनों में संधारणीय प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण संवर्धन करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन में वन एवं भूमि परिदृश्य बहाली तंत्र शुरू किया गया है। रिस्टोरेशन इंटरवेंशन के बारे में जो कि रिहेबिलिशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिक्लेमिनेशन और रिप्लेसमेंट होता है। रिहेबिलिशन जो है वह कुछ मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र में वांछित प्रजातियों और संरचनाओं की पुनर्बहाली करता है। रिकंस्ट्रक्शन अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग हो रही भूमि पर स्थानिक पार्कों की पुनर्बहाली करता है। रिक्लेमिनेशन अत्यधिक निम्नीकृत की भूमि की पुनर्बहाली करना होता है और रिप्लेसमेंट जो होता है वह जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन प्रजातियों की पारिस्थितिकी तंत्र में लाना होता है। तो इस तरीके से इसके इंटरवेंशन है। अब आते हैं प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग की ओर कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ को मंजूरी दी है।
यह मिशन का क्रियान्वयन जो है वह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत होगा और यह केंद्र सरकार के जीरो बजट प्राकृतिक खेती का नाम बदलकर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कर दिया गया और 2019 में इसे परंपरागत कृषि विकास योजना नाम अम्ब्रेला योजना के तहत एक युक्त योजना के रूप में शामिल किया गया और इसे 2015 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर रासायनिकों और कीटनाशकों से मुक्त कृषि उत्पादन को सुनिश्चित करना। प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक खेती जैसी पद्धतियों को बढ़ावा देना, किसानों को खेती के लिए इनपुट लागत और बाहर से खरीदी गई इनपुट पर निर्भरता कम करने में सहायता करना और जिससे उनकी आय में वृद्धि हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादों के मामले में मानक प्रमाणन प्रक्रिया और ब्रांडिंग का निर्माण करना, देसी गाय और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत कृषि पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय बनाना, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्राकृतिक खेती के तरीकों को एकत्रित करना, उनकी पुष्टि करना और उनका रिकॉर्ड बनाना होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय कृषि पद्धति का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन दिया गया है ताकि इसे पूरे देश में लागू किया जाए और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 6 वर्ष यानी कि 2019 से 25 की अवधि के लिए शुरू किया गया और इसका लक्ष्य देश भर में 600 प्रमुख ब्लॉक्स में 12 हेक्टेयर भूमि को कवर करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में जो एक 2 वर्षों में एनएफ इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर में लागू किया जाता है, जिनमें 1 करोड़ किसानों तक इसे पहुंचाया जाता है और इसमें 7.5 लाख हेक्टेयर खेती में प्राकृतिक खेती शुरू की जाती है। मिशन के अन्य घटक में जैसे बायो एनर्जी रिसोर्स सेंटर, मॉडल प्रदर्शन फॉर्म, कृषि सखी होती है। प्राकृतिक खेती के बारे में जान लेती है। यह एक रसायन मुक्त कम इनपुट वाली जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणाली है। प्राकृतिक खेती शुरू करने का राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड होते हैं। प्राकृतिक खेती के घटक में जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन, व्यापासा, पादप का संरक्षण है। बीजामृत जो है वह गाय के गोबर, मूत्र, चूना आधारित मिश्रणों का उपयोग करके बीजों को बीमारी से बचाता है। जीवामृत या जीवो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जैव उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। आच्छादन या मल्चिंग जो है नमी को संरक्षित करने के लिए फसलों और पुआल का उपयोग करके मिट्टी को ढकना है। व्यापसा जो है वह मिट्टी में केंचुओं को सक्रिय करके वायु और जलवाष्प की उपलब्धता को बढ़ाता है। पादप का संरक्षण जो है वह कीट, बीमारी, खरपतवार की समस्या को रोकने और जैविक मिश्रण के छिड़काव करना होता है। तो ये प्राकृतिक खेती के घटक के बारे में। जैविक या ऑर्गेनिक बनाम प्राकृतिक कृषि प्रणालियों के बारे में कुछ समानताएं हैं कि दोनों ही रसायन मुक्त कृषि प्रणालियां हैं जो अर्थात ये मुख्य रूप से बायोमास प्रबंधन, प्राकृतिक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल चक्र और वायु फसलीय खेती पर निर्भर है। इस मुख्य अंतर जैसे जैविक कृषि प्राकृतिक खेती होती है, इनका इनपुट जो है इसमें खेत से बाहर खरीदी गई ऑर्गेनिक और जैविक इनपुट शामिल होती है और इसमें किसी भी तरह के बाह्य प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के बाह्य इनपुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक कृषि में मृदा में सुधार में खनन किए गए प्राकृतिक खनिजों के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर मृदा में सुधार होता है। प्राकृतिक कृषि में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और खनिजों के उपयोग की अनुमति नहीं होती है। कृषि प्रक्रियाओं में इसमें जुताई, खाद मिलाने, निराई गुड़ाई आदि का कार्य किया जाता है और इसमें मृदा की सतह पर मुख्य सूक्ष्म जीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें जैविक खाद की आवश्यकता के कारण लागत अधिक आती है और इसमें स्थानीय जैविक संसाधनों में निर्भरता के कारण लागत कम होती है। प्राकृतिक खेती के महत्व में जिसमें उपज में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है, रोजगार सृजन होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। इसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को दर्ज करने, सफलता की कहानियों को डिजिटलीकरण करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर है। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र का उद्देश्य जो है वह रसायन मुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती के प्रमाणन कार्यक्रम का विकास करना है। राज्यों द्वारा शुरू की गई पहलों में आता है प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना, हिमाचल प्रदेश और गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज जो कि बजट 2020-21 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। प्राकृतिक खेती से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं जैसे कि उपज संबंधी अनिश्चितता होना, इनपुट की आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं, ज्ञान और कौशल की कमी होना, बाजार संबंधी चुनौतियां, नीतिगत कमियां और जलवायु परिवर्तनों की हमले देखने को मिलते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें किसान उत्पादक संगठन, किसानों का प्रशिक्षण, जागरूकता पैदा करना, मार्केटिंग संबंधी सहायता और सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना होता है। अब आते हैं हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के बारे में। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों की हिमनदीय झीलों और अन्य जल निकायों के आकार और सतही क्षेत्र में विस्तार हुआ है।
तो चलिए जान लेते हैं केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है। पहले नंबर पर केंद्रीय जल आयोग के बारे में, फिर इस रिपोर्ट के अंतर्गत कौन-कौन से बिंदु प्रकाशित की गई उनके बारे में जानते हैं। केंद्रीय जल आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में होता है। इसका मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य देश भर में जल संसाधनों के एकीकरण और संधारणीय विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। और यह सीडब्ल्यूसी केवल सतही जल यानी कि सरफेस वाटर के प्रबंधन का कार्य करता है और भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का प्रबंधन केंद्रीय भूजल बोर्ड का किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में आता है कि भारत की हिमनदीय झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिलती है, जो 2011 से 24 में 33.7% की बढ़ोतरी देखी गई है। सीमा पार जोखिम में जलवायु परिवर्तन पड़ोसी देशों जैसे भूटान, नेपाल, चीन सहित हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद हिमनदीय झीलों, अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में 2011 से 24 में 10.81% की वृद्धि हुई है। जीएलओएफ के लिए उच्च जोखिम की श्रेणी वाली झीलें, जिसमें भारत ने 67 हिमनदीय झीलों की सतही क्षेत्र में 40% से अधिक वृद्धि दर्ज की है और यह सर्वाधिक विस्तार वाले क्षेत्रों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। हिमनदीय झीलों और जीएलओएफ के बारे में कि हिमनदीय झीलें जो है वह ग्लेशियर के पिघलने से निर्मित होने वाले जल निकाय होते हैं और ग्लेशियर के आगे बढ़ने से संबंधित गतिविधियों के चलते उसके नीचे की भूमिका का अपरदन हो जाता है और वहां के गड्ढों और घाटियों का निर्माण होता है। हिमनदीय झीलों के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है हिमोड़ निर्मित बांध वाली हिमनदीय झीलें, दूसरी आती है हिम निर्मित बांध हिमनदीय झीलें, तीसरी आती है अपरदन से निर्मित हिमनदीय झील और चौथी आती है अन्य हिमनदीय झीलें इसके अंतर्गत आती है। इसके प्रभाव में जैसे कि मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, पर्यावरणीय क्या क्षति होती है। मनुष्य में जैसे कि जान-माल की हानि होना, जल विद्युत संयंत्रों, सड़कों, इमारतों जैसी अवसंरचनाओं की क्षति, रात के जमाव के कारण कृषि भूमि का अनुत्पादक होना, पर्यावरणीय क्षति में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का अस्थिर होना, प्राकृतिक पर्यावास का विनाश होना, कटाव, वनों को नुकसान और भूमि का क्षरण होना इसके अंतर्गत ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। जिसमें कुछ विशेषताएं हैं जीएलओएफ की, जैसे कि झील से जल का अचानक बड़ी मात्रा में बहाव शामिल है। तीव्र गति से होने वाली घटना नदी के निचले जल हिस्से में जल की व्यापक मात्रा पहुंच जाती है। जीएलओएफ के उदाहरण जैसे कि 2023 में सिक्किम में दक्षिण लोहोनक झील में इसकी घटना को तीस्ता नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। 2013 में उत्तराखंड में चोराबाड़ी हिमनदीय झील में जीएलओएफ की घटना के कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। जीएलओएफ का मुख्य कारण जैसे कि ग्लेशियर सर्जिंग के बारे में, हिमोड़ बांध में अस्थिरता, हिम निर्मित बांध का टूटना, भूकंपीय गतिविधि और मानवीय गतिविधियां देखने को मिली। जीएलओएफ संबंधी प्रबंधन के लिए भारत द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों में कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीएमए ने 6 हिमालयी झीलों में उच्च जोखिम वाली हिमनदीय झीलों की पहचान की है। साथ ही एनडीएमए के जोखिमों का आकलन करने और व्यापक समन्वय रणनीतियों को विकसित करने के लिए लक्षित अभियान चलाने की योजना बनाई है। सीडब्ल्यूसी ने जीएलओएफ के प्रति संवेदनशील सभी मौजूदा और निर्माणाधीन बांधों की बाढ़ संबंधी डिजाइन की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा हिमालयी राज्यों में जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। जीएलओएफ के प्रबंधन के लिए कुछ वैश्विक पहलें स्टार्ट की गई हैं, जैसे हिमनदीय झीलों की निगरानी के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदू कुश हिमालय क्रायोस्फीयर पहल शुरू की है। वैश्विक जलवायु अवलोकन प्रणाली को शुरू किया गया है। यूनेस्को जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क लागू किया गया। जेएलओ के समक्ष कुछ चुनौतियां जैसे कि कठिन और अत्यंत दुर्गम हिमालयी भूभाग में नियमित रूप से सर्वेक्षण करना बहुत मुश्किल कार्य है। अग्रिम चेतावनी प्रणाली का अभाव देखा गया है। हिमालयी क्षेत्रों में संवेदनशीलता की स्थिति देखने को मिली है और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जीएलओएफ की गतिशीलता की व्यापक समझ बनाना, तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना, सहयोग और रणनीतिक विकास को बढ़ावा देना होता है। सामान्य एवं रणनीतियों का उपयोग करना, निगरानी और अग्रिम चेतावनी की प्रणालियों को बेहतर बनाना इसके अंतर्गत आता है। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत देखा जाए तो पहला आता है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के बारे में। यह जो रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने जारी की हुई है। यह रिपोर्ट बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 के दौरान जारी की गई है। और यह रिपोर्ट जो है कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर जारी रहने, वैश्विक औसत तापमान में लगभग 6 वर्षों में लगातार 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की 50% रही है। संभवतः इस वर्ष पहली बार वैश्विक औसत तापमान में 1.5 डिग्री की सीमा पार इसमें कर जाएगा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी स्थापना 2001 में होती है, इसका फ्यूचर अर्थ एक वैश्विक अनुसंधान प्रोजेक्ट और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम का अनुसंधान भागीदार है। उसका उद्देश्य वैश्विक कार्बन उत्सर्जन और सिंक में
बदलाव की निगरानी तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के लिए उपाय के लिए किया गया है। और यह 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के संबंध में एक वैश्विक बजट जारी करता है। आखिर कार्बन बजट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको CO2 उत्सर्जन की वह मात्रा होती है जो वैश्विक तापमान को एक निश्चित स्तर पर सीमित रख सकेगी और मौजूदा मामले में पेरिस समझौते के लक्ष्य वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति के पूर्व स्तर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक ही सीमित किया गया। वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन आधारित CO2 उत्सर्जन में इसमें वर्ष 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड इस उच्च स्तर को पार करने का एक अनुमान दिया गया है। तो इस तरीके से ये दिया गया है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यह रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन योजना, उनका क्रियान्वयन, वित्त पोषण में प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन करता है। एडेप्टेशन वास्तव में अनुकूलन योजना के वास्तविक क्रियान्वयन और समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बीच अंतर होता है और यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित होता है और यह अंतर संसाधन की कमी और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जलवायु अनुकूलन के लिए कुछ पहले हैं जिसमें वैश्विक स्तर पर पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता, जिसका उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य को निर्धारित करना है। यूएई फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसमें 11 वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य शामिल है। अनुकूलन निधि, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु स्थापित फंड है। भारत की पहलों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अधिक खतरों वाले राज्यों में अनुकूलन कार्यवाही को बढ़ाना और वित्त पोषण करना है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड इंटेलिजिबल इनकम्स और अमृत ध्रुव जैसी योजनाएं इसके अंतर्गत शुरू की गई हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में जैसे कि एडेप्टेशन गैप, जो कि प्रति वर्ष 187 से 359 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अनुकूलन की दिशा में प्रगति की गई है जो वित्त पोषण 2022 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अनुकूलन का महत्व देखने को मिला है। अडेप्टेशन गैप को दूर करने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन में आगामी COP29 में जलवायु वित्त के लिए एक महत्वाकांक्षी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल अपनाना, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए उपायों को मजबूत करना, अनुकूलन उपायों को वित्त पोषण की प्रक्रियाओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की है इसके बारे में। यह रिपोर्ट जो है मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन की प्रवृत्तियों, भविष्य के पूर्वानुमानों और पेरिस समझौते के तापमान संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन 2023 में 57 गीगाटन CO2 के बराबर एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2022 की तुलना में इसमें 1.3% की वृद्धि दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में कि यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा बनाई गई यह राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही योजना है। पेरिस समझौते के अनुसार एनडीसी के प्रत्येक 5 वर्षों में अपडेटेड करना है और एनडीसी 2015 में ये पेश किए गए थे, जिसका दूसरा चरण 2020-21 में आया। तीसरा चरण एनडीसी 3.0 2025 की शुरुआत में आएगा। तो इस तरीके से एनडीसी के बारे में अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए, यानी कि इस चरण के अकॉर्डिंग इसमें अभी प्रेजेंट में इसका तीसरा चरण चल रहा है। एनडीसी लक्ष्य न प्राप्त करने के संदर्भ में 2030 तक एनडीसी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के लिए अधिक कठोर नीतियों को अपनाना अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली गई है जिसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सिफारिश की गई कि देश को अगले एनडीसी को 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 42%, 2035 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस में 57% की कटौती करने की प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सूचीबद्ध सभी गैसों में एनडीसी में शामिल किया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रों में कवर करते हुए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों और पवन ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से 2035 तक कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 38% की कमी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव प्लेनेट रिपोर्ट 2024 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र और IUCN ने प्रोटेक्टिव प्लेनेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्य 3 के संदर्भ में प्रोटेक्टिव एंड कंजर्ड एरियाज की वैश्विक रिपोर्ट का स्थिति का आकलन की ये पहली रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट भौगोलिक रूप से परिभाषित वह क्षेत्र होते हैं जिसे विशिष्ट संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और प्रबंधित किया जाता है। कंजर्ड क्षेत्र प्रोटेक्टिव क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता, पारिस्थितिकी सेवाओं, स्थानीय मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिबंधित होते हैं और इसमें लक्ष्य 3 का उद्देश्य PCAs के वैश्विक नेटवर्क को 30% कवरेज इस तरह से विस्तारित करना है जो कि न्याय संगत और देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करता हो।
संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व आते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता में यह समुद्री जीवों पर रक्षा कर केंद्रित है। क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज की पहल है, जिसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन को मजबूत करना, संरक्षित क्षेत्रों में और उनके आसपास जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करना है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं एनआई ऑन मीथेन इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट का यह चौथा संस्करण है। इसे यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है। यूएनईपी के अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला जो है वह आईएमईओ ग्लोबल मीथेन प्लेज का एक मुख्य कार्यान्वयन भागीदार है और यह मीथेन उत्सर्जन पर मुक्त विश्वसनीय और कार्यवाही योग्य डेटा प्रदान करता है। मीथेन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 की तुलना में 86 गुना अधिक हानिकारक होती है और यह कुछ साल बाद इसकी तीव्रता से आसानी से समन किया जा सकता है, जो एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक और इसका वायुमंडलीय जीवन काल 12 वर्ष है। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में आता है विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2024 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार ने 2023 में श्रम बाजार के व्यापक ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया है और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि में प्राथमिकता का स्रोत बन गया है। CO2 में मिथेनॉल बनाने के संयंत्र के बारे में कि विंध्याचल में विश्व का पहला CO2 मिथेनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड ने CO2 में मिथेनॉल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया और एनटीपीसी ने फ्लू गैस से कैप्चर की गई CO2 को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ संश्लेषित कर मीथेन का उत्पादन किया और एनटीपीसी का यह पहला स्वदेशी मीथेनॉल संश्लेषित उत्प्रेरक भी विकसित किया गया है। मिथेनॉल जो है वह गुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे सरल अल्कोहल होता है जो पानी के साथ पूरी तरीके से मिल जाता है। ईबी एज आ सर्विस कार्यक्रम के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने ईबी एज आ सर्विस कार्यक्रम शुभारंभ किया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सहायक कंपनी ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की पहल की है। यह प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना घोषणा के बाद शुरू किया गया और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके उपयोग में तेजी लाना है। ई एज सर्विस कार्यक्रम जो है वह अगले 2 वर्षों के लिए सरकारी विभाग में 5,000 ई कारों का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है और यह कार्यक्रम 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की सलाह पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। यह टाइगर रिजर्व जो है यह गुरु घासीदास तैमूर पिंगला रिजर्व को अधिसूचित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के 4 टाइगर रिजर्व हैं और इसमें अन्य 3 टाइगर रिजर्व में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व आते हैं। और राज्य सरकार एनटीसीए की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करती है। और श्री नागार्जुन श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश माइनस टाइगर रिजर्व के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो इस तरीके से ये गुरु घासीदास के बारे में। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यह छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघुलखंड के पठार में है। यह जेतेंदुआ लकड़बग्घा सियार भेड़िया भालू आते हैं। इसमें हसदेव भूपत बरंगा नदी है और ये संरक्षण के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण को इसके अपनाया गया है। टाइगर रिजर्व के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण के बारे में, जो कि बाघों के व्यवहार्य आबादी को आश्रय देने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के गलियारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई आबादी के नेटवर्क के रूप में इसे देखा जाता है। इसका इम्पोर्टेंस अलग अलग पर्यावास के बीच कनेक्टिविटी, जीन प्रवाह, अंतर प्रजनन अवसाद को कम करना और स्थानांतरण से बचना होता है। अब आते हैं कोरल ट्रायंगल के बारे में। कोरल ट्रायंगल जो है एक नवीन रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन से कोरल ट्रायंगल के समक्ष उत्पन्न संभावित खतरों को उल्लेख किया गया और ये रिपोर्ट जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों की 16वीं कॉन्फ्रेंस है। इसमें अर्थ इंसाइट और स्काई ट्रूथ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कोरल ट्रायंगल के लिए जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न संभावित खतरों पर ये प्रकाश डालती है। एक कोरल ट्रायंगल दिया गया है। इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, जिसमें दुनिया की 76% कोरल प्रजातियां, 2000 से अधिक कोरल फिश प्रजातियां, 7 समुद्री कछुओं या टर्टल की प्रजातियों में से 6 प्रजाति पाई जाती है। या 120 मिलियन लोग इसमें खाद्य और आय के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं और यह जगह समुद्री जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि इसे समुद्र का अमेजन भी कहा जाता है। तो इसका ये इम्पोर्टेंस होता है और इसके लिए जो इसके समक्ष जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि तेल और गैस का अन्वेषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अंतर्गत ये प्रमुख खतरे देखने को मिल रहे हैं।
इस रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं पर नजर डाली गई है कि इसे जीवाश्म ईंधन के मौजूदा परिचालन से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए कोरल ट्रायंगल में तेल और गैस के अन्वेषण पर रोक लगानी चाहिए। अब आता है सुनामी रेडी गांव के बारे में कि यूनेस्को ने अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने यूडीसा के गांवों को सुनामी रेडी अर्थात सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता प्रदान की है। इंडोनेशिया यूनेस्को आईओसी ने इंडोनेशिया की दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है और यह राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड द्वारा सत्यापन किया गया है। एनटीआरबी जो है इसके द्वारा सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम लागू करता है। यह कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के वैज्ञानिक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। यूनेस्को आईओसी सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम के बारे में जो कि स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित प्रयास है, यह वैश्विक तटीय क्षेत्रों में जोखिम की रोकथाम और समन को बढ़ावा देने का कार्य करता है और इसका उद्देश्य सुनामी जैसी आपदा से जीवन और आजीविका की संपत्ति की रक्षा करना है। सुनामी क्या होता है? सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, तटीय चट्टानों के गिरने की वजह से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल होती है और इसके कारण जल का विस्थापन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर विशाल लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो है सुनामी से जापानी शब्द तुसु का अर्थ बंदरगाह या नामी का अर्थ लहर होता है। भारत द्वारा उठाए गए कदम में कि भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र इसे लाइट लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हिंद महासागर में 25 तटीय देशों में सुनामी संबंधी सलाहें प्रदान करता है। यह सुनामी बोई सिस्टम का एक नेटवर्क होता है जो रियल टाइम डेटा संचालित करता है। डिप्रेशन एस्लाडा इन नेविल्स अल्टोस यानी कि डाना के बारे में इसे स्पेन में इसे एक विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ आई हुई है और डाना जो है एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें बहुत ठंडी ध्रुवीय पवन राशि ध्रुवीय जेट धारा से अलग हो जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर चक्रीय परिसंचरण करती है। यह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए सामान्य तूफान के विपरीत डाना एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ जाता है। बम साइक्लोन के बारे में जो हाल ही में उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी कनाडा में बम साइक्लोन ने दस्तक दी है और बम साइक्लोन को बम जेनेसिस भी कहा जाता है। यह मध्य अक्षांशीय चक्रवात और कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर 24 घंटे की अवधि में तेजी से प्रबल हो जाता है और इसे अधिकतर चक्रवात समुद्र के ऊपर उत्पन्न होते हैं और ये उष्णकटिबंधीय और गैर उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। करीबा झील के बारे में करीबा झील सूखे के कारण करीबा झील का जल स्तर रिकॉर्ड से नीचे पहुंच गया है और इस क्षेत्र में बिजली की कमी हो गई है। करीबा झील जो है आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और जलाशय है जिसे जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है और 1955 में जिम्बाब्वे नदी की पर बाढ़ बनने से झील का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण 1950 के दशक में शुरू हुआ और यह उत्तर और दक्षिण रोडेशिया पर शासन द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों की बिजली की आपूर्ति करता है, साथ ही अफ्रीका में फलते फूलते वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग को सहायता भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा ये पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक है वह फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड करें। धन्यवाद।